नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपभ्रंश साहित्य पढ़ाएंगे। अपभ्रंश साहित्य का समय, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं पर हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मैं अब शुरू करता हूं अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश अपभ्रंश साहित्य। जरा देखते हैं अपभ्रंश साहित्य से जो है तात्पर्य क्या है। आप लोग नोट करिए। तो मित्रों, जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि आप लोगों को तक जो है लेटेस्ट वीडियो मेरा पहुंचता रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों को तक पहुंचेगा, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगा। और एक चीज़ आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूं कि ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। ऐसे ही मैं आगे भी देता रहूँगा। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, साथ साथ अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि वो लोग भी देख करके लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। ठीक, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आगे नोट करिए। आचार्य, पहले इसका समय नोट कर लीजिए। इसका समय तो आगे बताता हूँ। अपभ्रंश का समय, अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार, आचार्य रामचंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, शुक्ल के अनुसार
शुक्ल के अनुसार सर्वप्रथम अपभ्रंश का उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। शिलालेख में मिलता है। ठीक। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ठीक, इसको आप लोग नोट करिए। फिर आगे बढ़ता हूँ। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि। ये तो था कि अपभ्रंश साहित्य से तात्पर्य क्या है, अपभ्रंश साहित्य के विषय में रामचंद्र जी ने कहा क्या और उसका समय क्या है। अब हम देखते हैं अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि। ठीक, अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि स्वयंभू, पुष्पदंत, जोइंदू, धनपाल, अब्दुल रहमान, राम सिंह, जिनदत्त सूरी। ठीक, ये अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि हैं 7 लोग। स्वयंभू, पुष्पदंत, जोइंदू, धनपाल, अब्दुल रहमान, राम सिंह और जिनदत्त सूरी। तो मैं अब एक एक कवियों का जो है प्रमुख रचनाओं पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले स्वयंभू को ही देखते हैं। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी 8वीं सदी कर्नाटक में हुआ था। स्वयंभू जैन काव्य परंपरा
जैन काव्य परंपरा के प्रमुख, प्रथम लिखिए, प्रमुख ने प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। और एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कब माना है हिंदी साहित्य का? लिख देता हूँ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। ठीक, प्रथम कवि माना है। अब प्रमुख रचना पर हम चलते हैं। प्रमुख रचना आप लोगों को बताता हूँ। इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करिए तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक बार शेयर करिए तो फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रमुख रचना पर हम प्रमुख रचना, ठीक, इनकी पहली रचना है पउम च्यरिव, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है च्यरिव। इसको पद्मचरित के नाम से भी जानते हैं। आप लोग नोट करते चलिए। यह बहुत ही चर्चित रचना और इम्पॉर्टेंट रचना है। यह परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। पद्मचरित, ठीक, स्वयंभू की यह अपूर्ण प्रबंध काव्य है, ठीक। पूर्ण इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया, त्रिभुवन
भुवन त्रिभुवन ने किया। ठीक, ये पौम चरु जो पद्मचरित स्वयंभू की रचना है ये अपूर्ण थी, इसको जो है पूरा नहीं कर पाए थे, तभी इनका निधन हुआ और इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूर्ण किया। ये पूर्ण इनके पुत्र त्रिभुवन ने किया। ठीक, अगली रचना इनकी है रिठ्ठेम च्यार्यु। रिठ्ठेम च्यार्यु अरिष्ट नेम चरित अरिष्ट नेम चरित। यह नाम कठिन जरूर है लेकिन एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो सरल लगेगा। रिठ्ठेम च्यार्यु अरिष्ठेम चरित। अगला है इनका स्वयंभू छंद। ठीक, अगला है पंचमी चर्यु। ठीक, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब मैं अगले कवि पर बढ़ता हूँ। अगले हैं पुष्पदंत। आप लोग इसको नोट करते चलिए। वीडियो पसंद आए मित्रों तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथियों तक यह वीडियो पहुंच सके। फिर आगे बढ़ता हूं पुष्पदंत की तरफ। पुष्पदंत दसवीं सदी के कवि हैं। इनको अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। ठीक, आपने देखा कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इनको अपभ्रंश का व्यास। और भोला शंकर व्यास ने इनके बारे में क्या कहा है, नोट करिए। भोला शंकर व्यास ने इन्हें बाण, माघ, भारवी, भवभूत कहा है। ठीक, एक ही एक साथ चार उपमाएं इनको भोला शंकर व्यास ने दिया है। तो फिर इनकी रचनाओं पर अब बढ़ते हैं। प्रमुख रचना की रचना है महापुराण। महापुराण इसमें जरा इसके बारे में लिखिए। इसमें
63 तीर्थंकरों 63 तीर्थंकरों का वर्णन है। इसे 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहते हैं। ठीक, इसमें जो है 63 तीर्थंकरों का वर्णन है, इसे 63 गुणालंकार भी कहते हैं। इनकी अगली रचना है अड़य कुमार चरिव। उपनाम इसका है नाग कुमार चरित। ठीक, अगला है जसहर चरिव। उपनाम है यशोधर चरित। अगला है उत्तर पुराण आदि पुराण। ठीक, तो मित्रों ये नाम जैसे इतना कठिन लग रहे हैं आप लोग, इसका उच्चारण करेंगे तो सरल लगेगा। और दूसरी बात, परीक्षा की दृष्टिकोण से ये अति इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये है, समझ लीजिए। हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कहीं इसका उपनाम पूछ लिया जाएगा, कहीं रचना से पूछा जाएगा, रचना देकर उपनाम पूछेंगे। ऐसे जरूर इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग थोड़ा केयरफुली जो है देखिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले कवि पर। अगले हैं जोइंदू नोट करिए। जोइंदू 10वीं सदी के कवि हैं। ठीक, 10वीं सदी के कवि हैं। प्रमुख रचना लिखी इनकी, प्रमुख रचना परमात्म प्रकाश योगसार। ठीक, इनकी जो है मुख्य रूप से 2 रचनाएं प्रमुख हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए, आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आगे बढ़ता हूँ। अगले हैं धनपाल। ठीक, धनपाल
10वीं सदी के कवि हैं। ये भी 10वीं सदी के हैं। इनकी रचना भविष्य कटा है। भविष्य कटा है। इसमें एक वणिक माने बनिया की कथा है। ठीक, ये जो है 10वीं सदी के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना भविष्य कथा है, जिसमें एक वणिक माने बनिया की कथा का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान अब्दुल रहमान 12वीं एवं 13वीं सदी के मध्य के कवि हैं। ठीक, ये जो है 12वीं और 13वीं सदी के मध्य के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना देखते हैं। क्या रचना है? रचना संदेश रासक है। संदेश रासक, इसके बारे में थोड़ा लिखिए। यह 3 प्रकरणों में विभक्त है। यह जो है 3 प्रकरणों में विभक्त है। लिखते हैं क्या क्या प्रकरण है। पहला है, इसमें 223 छंद है। 223 छंद हैं। अगला है, यह एक विरह काव्य है। विरह काव्य है। ठीक, अगला है, यह भारतीय भाषाओं में रचित है। भाषाओं में रचित है। ठीक, ये 3 प्रकरण हैं। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। आपके अगले कवि हैं राम सिंह। राम सिंह राम सिंह ठीक, राम सिंह 12वीं सदी के कवि हैं। ठीक, प्रमुख रचना लिखिए। रचना पाहुड़ दोहा। पाहुड़
दोहा। जरा रचना के बारे में लिखिए। यह दोहों का उपहार कहा जाता है। यह दोहों का उपहार कहा जाता है। ठीक, यह एक दार्शनिक काव्य है। दार्शनिक काव्य है। ठीक, यह पाहुर दोहा जो इनकी रचना है, इसे जो है दोहों का उपहार कहा गया है। ठीक, यह एक दार्शनिक काव्य है। आगे बढ़ता हूँ। फिर अगले कवि हैं जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी। ठीक, ये भी जो है 10वीं सदी के हैं, 12वीं सदी के हैं। ठीक, 12वीं सदी के कवि हैं। कि प्रमुख रचना देखते हैं। प्रमुख रचना इनकी है जो है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। ठीक, उपदेश रसायन रास। ठीक, जरा इसके बारे में नोट करिए। इसमें कृष्ण के रासलीला एवं नित्य का वर्णन है। नित्य का वर्णन है। ठीक, तो मित्रों, आज आप लोगों ने देखा अपभ्रंश साहित्य और अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। तो मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।